हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम जो 11th का बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर साइंस का जो मॉडल क्वेश्चंस जो है वो जैक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ तक कि इवन क्लास 12th का भी जो मॉडल सेट क्वेश्चंस है वो झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। इसके पीछे कारण है कि झारखंड सरकार के पास गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से ये लोग नहीं सेट निकालता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसी के अनुसार से कुछ क्वेश्चंस पिछले ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया जाता है उसी के अनुरूप हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सेट किए हैं, जिस क्वेश्चंस को आप लोग इसको देखें और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे जो कि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी सेट क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, और फिर हम लोग इसके बाद जो है क्लास 12th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो बहुत जल्दी आकर के क्लास 11 का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत ज्वाइन करें ताकि हम बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को देते चलें। ठीक है, चलते हैं, तो ज़्यादा देर हम नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का जनरेशन से। तो कहता है पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर जो हम लोग का जो है, इस जनरेशन के बारे में कौन सा जो है वो सही है। तो हम लोग को ये याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हम जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में तो लोग को बता देते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर जो था हम लोग का, इस जनरेशन में सबसे पहले जनरेशन का मतलब पूछता है, बहुत बार पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर के टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हुआ, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हुआ, चेंज जो हुआ उसी को क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो कंप्यूटर का जो जनरेशन जो है उसको 4 जनरेशन में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो जनरेशन जो हम लोग बोलते हैं 1G फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है वो 1940 से लेकर के 1955 तक का है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है 1G के बारे में वो है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का हम लोग यूज़ करते थे इसको बनाने के लिए। तो वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था। आज के समय जो लोग बनाते हैं उसका नाम क्या, आईसी। लेकिन जो पहले जो लोग बनाते थे उसका नाम, जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर बना था उसको लोग क्या बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब बोलते थे। इसका साइज़ क्या था, बहुत ही लार्ज था। क्या था, बहुत ही लार्ज था। और जो इम्पोर्टेंट जो बात है इस फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। तो याद रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में जो है वो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किए थे किसी भी तरह का कोडिंग करने के लिए और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जो बहुत ही टफ था। और मशीन लैंग्वेज का ही जो दूसरा नाम था उसको क्या हम लोग बोलते थे, बाइनरी लैंग्वेज। क्योंकि हर जो काम जो था वो किससे होता था, 0-1 के फॉर्म में काम होता था। ठीक है, और इस कंप्यूटर में मेमोरी नहीं था, मतलब हम डाटा को सेव करके नहीं रख सकते थे, मतलब मेमोरी इसके पास नहीं था। और ये पोर्टेबल भी नहीं था, मतलब एक कंप्यूटर को एक स्थान से उसको उठा करके हम दूसरे स्थान पर इसको पोर्ट नहीं कर सकते थे, ये इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो फर्स्ट जनरेशन के बारे में याद रखना है। ठीक है, अगला जो हम लोग का आता है वो था हम लोग का सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन के बारे में याद रखना है, इसका टाइम पीरियड के बारे में कि 1955 से लेकर के 1965, ये जो इसका जो ड्यूरेशन है, इस बीच में जितना भी कंप्यूटर बना था उसको लोग बोलते थे क्या, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो हम लोग यूज़ करते थे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम, उसका नाम था ट्रांजिस्टर। हम लोग ट्रांजिस्टर का लोग यूज़ किए थे। और सेकेंड जनरेशन में जो आया था लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते थे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसका नाम क्या था, असेंबली लैंग्वेज। क्या नाम था, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते थे इस जनरेशन में। तो ये सब पॉइंट इसमें याद रखना। लेकिन फिर भी असेंबली लैंग्वेज बहुत टफ था, प्रोग्राम का कोडिंग करना आसान चीज़ नहीं था। तब जा कर के वैज्ञानिक फिर 10 साल के बाद नया जनरेशन डेवलप किया कंप्यूटर का, जिसका नाम दिया गया थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में ही हम लोग का यहीं से आईसी स्टार्ट हो गया, इसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस जनरेशन में का जो टाइम पीरियड था
वो 1966 से लेकर के है ना 1975 इस बीच में जितना भी कंप्यूटर बना दैट इज़ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इसमें जो आया था लैंग्वेज वो आ गया था हम लोग का अब लोगो, ये सब एक लैंग्वेज का नाम था। पास्कल, ठीक है, फोर्ट्रॉन, ये सब एक तरह का थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज था जिसको लोग यूज़ किए थे इस जनरेशन में। इसके बाद आ गया लोग का फोर्थ जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर का जो साइज़ हो गया वो पहले के अपेक्षा बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। चलते हैं, इसलिए इसका याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा। इसका आंसर लोग का यूज वैक्यूम ट्यूब इंस्टीड ऑफ स्विचेज एंड रिलेज, ठीक है। ये फर्स्ट पहला का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आ रहा है इसका नाम है इसका कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माने कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसे कहा गया है। तो थोड़ा सा आप लोग CPU, इसका आंसर क्या होगा, CPU होगा। तो CPU के अंदर जो मेन कंपोनेंट मेजर पार्ट जो बांटा गया CPU को 3 भाग में, पहला ALU, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा हम लोग बोलते हैं उसको ALU CU और तीसरा का नाम क्या है MU, मतलब मेमोरी यूनिट, याद रखना है, ठीक है। तो MU जो है वो क्या करता है, ये मेमोरी यूनिट के में आता है हम लोग का। जैसे मेमोरी यूनिट जो होता है हम लोग का वो 2 प्रकार का, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर में 2 तरह की मेमोरी आता है। पहला जो आता है उसको बोलते हैं क्या लोग, रैम, और दूसरा क्या बोलते हैं लोग, रोम। और सेकेंडरी जो हम लोग का होता है, ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क हो गया, SD कार्ड हो गया, जितना भी आता है जिसमें हम लोग हमेशा के लिए डाटा को सेव करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को क्या बोला गया, CPU बोला गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड, ठीक है। तो याद रखना कि रो फैक्ट्स एंड फिगर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है कहता है पर्सनल कंप्यूटर को दूसरा नाम क्या दिया गया है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको लोग, PC, पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर का ही दूसरा नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि ये जो कंप्यूटर है इसको डिजिटल कंप्यूटर को याद रखना है। हम मुख्य रूप से कंप्यूटर को उसके फंक्शन से डाटा को हैंडल करने के अनुसार से कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसको बोलते हैं डिजिटल, दूसरा बोलते हैं हम लोग एनालॉग, ठीक है। इस तरह से हम बता रहे हैं ना, अगर हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन के चलते हम लोग 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा जो लोग का उसको बोलते हैं क्या हम लोग, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूअस सिग्नल पर काम नहीं करता, ये डिसकंटिन्यूअस सिग्नल पर काम करता है। एनालॉग जो है ये कंटिन्यूअस सिग्नल पर काम करता है। और एनालॉग कंप्यूटर का जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर को डाटा हैंडलिंग के अनुसार से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो था हम लोग का वो डिजिटल था, दूसरा एनालॉग था और तीसरा हाइब्रिड था। हम लोग जो अपने काम के पर्पस से यूज़ करते हैं हमेशा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर को उसके साइज़ और परफॉर्मेंस के आधार पर उसको जो मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। इसमें पहला जो हम लोग का जो है वो क्या है, हम लोग का आता है माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे छोटा कंप्यूटर है, इसका साइज़ छोटा होता है, इसमें सिंगल हम लोग का रहता है प्रोसेसर। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, इससे थोड़ा सा साइज़ क्या बड़ा होता है, और उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम, और सबसे जो बड़ा होता है वो होता है सुपर, चूँकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो माइक्रो की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स तुम ऐसे समझो कि माइक्रो कंप्यूटर में एक बार में एक ही यूज़र हम लोग काम करते हैं जनरली, ठीक है, सिंगल रहता है प्रोसेसर। मेन फ्रेम में हम लोग एक बार में 1 से लगभग 5 आदमी काम कर सकते हैं, एकदम पूरा हाई स्पीड के साथ काम कर सकते हैं। और अगर इससे अधिक काम करना हो तो इसमें हम लोग 1 से लेकर के 100 आदमी तक काम कर सकते हैं। किसमें, 100 आदमी हो इसमें काम कर सकते हैं, किसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और हज़ारों आदमी काम कर सकता है कौन, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आ रहा है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है देखो हम लोग का यहाँ पर वो MS DOS भी है, यूनिक्स भी है, और इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल MS DOS ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सबसे ओल्ड वर्जन है DOS का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका सबसे पुराना वर्जन है DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। और DOS जो है इस तरह से क्वेश्चन तो पूछ सकता है, DOS जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, CUI या GUI, तो हम लोग इसका क्या नाम देंगे कि DOS जो है वो एक CUI सॉफ्टवेयर है, ये GUI नहीं है। मतलब दैट मीन्स DOS जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। मतलब इसमें जो भी हम लोग काम करते हैं वो कमांड के अनुसार से काम करते हैं। अगर कमांड पता है तो हम तभी इसमें कोई भी काम को लोग कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिक्स जो है एक GUI सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलर लोग का विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ दिज इज नॉट हार्डवेयर, सॉरी विच वन ऑफ दिज इज हार्डवेयर, कौन हार्डवेयर है। ठीक है, इसका मतलब है 3 को हम लोग का कोई सॉफ्टवेयर है। तो देखो कंपाइलर जो है एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। दैट मीन्स यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है, एक एप्लीकेशन का नाम है। इनपुटिंग डाटा, जो डाटा को हम इनपुट करते हो, डाटा भी क्या तरह से हो गया, सॉफ्टवेयर एक तरह से हो गया। और फोटोन एक कंप्यूटर का लैंग्वेज हो गया। तो IC जो है, IC एक हम लोग का हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, इसलिए इसका 6 का जो आंसर क्या होगा हम लोग का, 6 का आंसर ये नंबर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने ये कहता है कि द कंप्यूटर सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर, द कंप्यूटर सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर, सॉरी ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक किया है, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हम लोग का टू कंप्लीट, है ना, टू कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर। मतलब यहाँ 3 को नंबर देखो दिया हुआ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये हम लोग का बाइनरी नंबर है। और यहाँ पर 4th में और 5th में क्या भराएगा उसको लोग को चेक करना था। तो सिंपल बात है कि देखो हम पहले ही बताए हैं क्लास में कि बाइनरी नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो फर्स्ट में होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है यहाँ पर 4। प्रत्येक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो यहाँ हम लोग का 3 डिजिट है, इसको जोड़ो कि 100, तो जहाँ पर 100 तो ये जो है वो 4 के बराबर में है, 101 ये 5 के बराबर में है, 110 ये हम लोग का 6 के बराबर में। अगला जो हम लोग का नंबर हो कितना होगा, 7, तो 7 होगा। लेकिन बाइनरी नंबर के बारे में ये पूछ रहा है हम लोगों को, तो लोग बाइनरी नंबर से क्या सेट करेंगे कि यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, D नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक निबल कितने के बराबर में होता है। तो एक निबल जो होता है हम लोग का वो 4 बिट्स के बराबर में होता है। कितना निबल, 4 बिट्स के बराबर होता है। एक निबल जो है वो 4 बिट्स के बराबर में होता है। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लोग याद रखना, जिसको लोग बोलते हैं मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट में अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि देखो सबसे पहले याद रखना है कि 4 बिट्स है ना, कि 1 निबल सबसे छोटा जो इकाई हम लोग का है उसको क्या बोलते हैं लोग, निबल बोलते हैं। तो 1 निबल जो होता है वो 4 बिट्स के बराबर में होता है। और अगर हम लोग 8 बिट्स, अगर 8 बिट्स मिलाते हैं तो हम लोग का 1 बाइट बनता है। कितना बाइट, 1 बाइट। और अगर हम लोग 1024 बाइट को अगर मिलाते हैं तो बनता है 1 KB, इसको बोलते हैं किलो बाइट। फिर 1024 अगर KB को मिलाते हैं तो बनता है हम लोग का 1 MB। और 1024 अगर MB को मिलाते हैं तो बनता है 1 GB। और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। तो ये जो है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट का जो सीक्वेंस है इसको तो लोग याद रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के सामने वो है EPROM का फुल फॉर्म। तो EPROM का जो फुल फॉर्म होता है, देखो रोम को मुख्य रूप से ध्यान रखना, रोम जो है इसको बोलते हैं रैंडम रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी में कभी कभी पूछता है कि रोम में कौन जो है डाटा को राइट करता है, यूज़र या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो याद रखना कि रैम में
रैम को जो एक्सेस करता है वो कोई यूज़र करता है, हम लोग करते हैं, लेकिन रोम में जो है हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग राइट नहीं करते हैं, हम लोग रोम से सिर्फ क्या करते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं। इसका मतलब रोम में कौन लिखता है, तो जो कंपनी कंप्यूटर बनाती है वो हार्डवेयर कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वही क्या करती है, रोम में राइट करती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब रोम जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो उसको बोलते हैं लोग पी रोम, पहला क्या बोलते हैं, पी रोम। दूसरा जो है हम लोग का उसको बोलते हैं ई पी रोम। तीसरा जो होता है वो होता है ई स्क्वायर, या तो कह सकते हैं डबल ई पी रोम। तो देखो पी रोम जो होता है इसको पूरा नाम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब पी रोम जनरली जो हम लोग जो कंप्यूटर में, जो हम लोग साइबर कैफ़े में, अपना इंस्टीट्यूट में या कोई बैंक में जो तुम कंप्यूटर देखते हो उससे मोस्टली जो रहता है पी रोम ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, और पी रोम का डाटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। एक बार कंपनी अगर फिक्स हो गया तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम तक रह जाएगा, सो कोई इरेज नहीं कर सकता। इवन जो कंपनी बनाती है वो भी इरेज नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम डाटा को ई पी रोम में अगर लिखते हैं तो हम डाटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और डबल ई पी रोम में अगर हम डाटा को राइट करते हैं, कंपनी का राइट करती है, तो इलेक्ट्रिक के माध्यम से उसको इरेज कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से रोम के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाँ, अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आ रहा है, देखो कह रहा है ना कि विच डिवाइस परमानेंटली स्टोर्स मेमोरी, यहाँ सॉरी यहाँ मेमोरी नहीं होगा, यहाँ डाटा होगा, डाटा होगा, यहाँ क्या हम लोग का डाटा होगा ना, कि कौन सा मेमोरी जो है डाटा को हमेशा के लिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो वो कौन करता है, रोम करता है। रैम क्या है कि रैम में डाटा को हम स्टोर तो करते हैं, लेकिन जब तक पावर ऑन रहेगा तब तक वो डाटा को स्टोर रखेगा। जैसे ही डाटा तेरा, जैसे लाइन कट जाएगा, बिजली कट हो जाएगा, तो जो डाटा को स्टोर करते हैं वो हमेशा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से कह रहा है द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन सिंगल इंस्ट्रक्शन। देखो इसको यहाँ क्या बोलते हैं लोग, बैंडविड्थ बोलते हैं। क्यों कहते हैं बैंडविड्थ को, बात को समझो। बैंडविड्थ का मतलब होता है एक तरह से चैनल, जो डाटा का हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं कि एक कंप्यूटर से डाटा हम दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, उसको 2 मीडियम से लोग भेज सकते हैं, एक वायरलेस, एक गाइडेड मीडिया से के माध्यम से। ठीक है, तो बैंडविड्थ ये बताता है कि हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसमिटेड आइदर फ्रॉम वायरलेस और विथ वायर। ठीक है, तो वो जो लोग मेजरमेंट जो करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड में लोग मेजरमेंट करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं लोग, बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं नैरो बैंड, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट में, नैरो बैंड, और एक को बोलते हैं ब्रॉड बैंड, BROAD, ब्रॉड बैंड। ठीक है, 2 तरह का होता है चैनल, एक तो नैरो बैंड चैनल, एक ब्रॉड बैंड चैनल। तो नैरो बैंड चैनल उसको कहते हैं जिसमें कम मात्रा में डाटा का परिवहन होता है, आता और जाता है कम मात्रा में। जैसे कहने मतलब क्या हुआ, अभी जो लोग मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं वो 4G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और 5G इस्तेमाल करते हैं। तब 4G और 5G में डाटा का ट्रांसमिशन ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर 1G और 2G के अपेक्षा में। इसलिए 1G और 2G को हम लोग कहते हैं क्या, नैरो बैंड चैनल, और 4G और 5G कहते हैं ब्रॉड बैंड चैनल। जिसमें डाटा का मात्रा ज़्यादा मात्रा में जाता हो उसको बोलते हैं ब्रॉड बैंड, और जिसमें कम मात्रा में डाटा अगर आता हो उसको क्या बोलते हैं, नैरो बैंड। ये सब जो टर्मिनोलॉजी है वो अगर याद रहेगा तो हम लोग इस पर लगभग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है, देखो कह रहा है कि द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड ऑपरेशंस फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। देखो ये जो टर्म जो यहाँ लिखा है, इनकैप्सुलेशन हो गया, मॉड्यूलरिटी हो गया, एब्स्ट्रैक्शंस हो गया, ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब हम क्लास में बता रहे थे, या आप लोगों को नॉलेज होगा कि ऊप्स कैसा फीचर्स है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो थोड़ा जो मेन जो पॉइंट है उसको हम डील कर दे रहे हैं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन से और भी अगर आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजी और जल्दी में। ठीक है, तो ऊप्स का सबसे बड़ा एक फीचर्स है जिसको लोग बोलते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्या से बोलते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये सब फीचर्स के अंतर्गत में आता है ऊप्स का। दूसरा आता है हम लोग का डाटा इनकैप्सुलेशन, जो यहाँ लिखा हुआ डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन और मॉड्यूलरिटी।
और एक आता है हम लोग को आगे होगा उसका क्वेश्चन, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका नाम एक होता है काम अनेक होता है, नाम एक काम अनेक, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर जो बोला गया है रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शंस को एक सिंगल इकाई में जो हम लोग बाइंड करते हैं, बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनकैप्सुलेशन होगा हम लोग का। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के सामने, देखो कह रहा है कि द एबिलिटी फॉर ए मैसेज और डाटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, यदि एक से अधिक फॉर्म में किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, नाम एक हो और जब उसका काम अलग अलग हो, उसको यहाँ क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और याद रखना पॉलीमॉर्फिज्म का ही जो है, पॉलीमॉर्फिज्म का ही जो है और दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं लोग फंक्शन ओवरलोडिंग। याद रखना फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, इसी का नाम है ये। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का सामने है, देखो वो कह रहा है कि ये वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग जो है वो पहले से क्या रहता है, रिजर्व होता है और हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। उसको क्या बोलते हैं लोग, कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कीवर्ड्स। देखो छोटा लेटर में हमेशा लिखा आता है, अपर केस में लिखा आता है, इसका मीनिंग में कोई बदलाव लोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग सामने है वो है कि सी आउट के साथ में जैसे जो यूज़ किए हैं, याद रखना देखो ये जो सिंबल जो है इसको यहाँ बोलते हैं आउटपुट ऑपरेटर बोलते हैं, और इसका एक और भी नाम इसको बोलते हैं इंसर्शन। याद रखना इंसर्शन बोलते हैं इसको। और इस तरह जो यूज़ करते हैं सिन के साथ, किसके साथ यूज़ करते हैं, सिन के साथ, इसको यहाँ क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन, याद रखना है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या तो बोलते हैं इसको इनपुट ऑपरेटर। ये हो गया आउटपुट, ये हो गया हम लोग का इनपुट। तो सी आउट के साथ जो इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है कि जो डाटा हम अपने फाइल में सेव करके रखें उसको बाहर क्या करना, प्रिंट करना। तो उसके लिए क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, सी नंबर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखो ये आस्की कोड से पूछा है कि द आस्की वैल्यू ऑफ डी। तो याद रखना आस्की कोड के बारे में, आस्की जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो 0 से 9, अगर 0 का अगर पूछा आस्की कोड तो इसका कितना होता है, 48 से लेकर के 57। याद रखना आस्की कोड। दूसरा कैपिटल ए से कैपिटल जेड, मतलब कैपिटल ए का होता है कितना, 65 से कहाँ तक होता है, 90 तक होता है। और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक का जो होता है वो होता है हम लोग का 97 से 122 तक। ये याद रखना कब से आस्की कोड हुआ, इससे एक क्वेश्चन 100% तरह कभी को पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ तरह जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है हम लोग का कि यहाँ पर कि स्मॉल डी का क्या होगा। तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड का जो होता है वो तुम याद करो कि 97 से कितना 122 तक। तो 97 में से जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, तो ये का हो गया 97, तो बी का 98 है ना, सी का 99 और डी का 100। एक जोड़ते चलेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है देखो रीमा जो हैज साइज, रीमा जो है वो कितना बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा मेमोरी में। तो देखो ये चीज़ जो है हम लोग का वो करेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट से लिया गया है क्वेश्चंस को, क्योंकि C++ में कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो हम लोग को उसको बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट, याद रखना है। दूसरा बोलते हैं उसको फ्लोट कांस्टेंट। तीसरा को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, और चौथा का बोलते हैं लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं लोग, स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग जो को जब भी हम लोग उसको क्वेश्चन बनाते हैं तो हमेशा उसको क्या कहते हैं, डबल कोटेशन से इनक्लोज करते हैं, और वो एक नल जो वैल्यू होता है उससे ख़त्म होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ क्या है, रीमा। तो रीमा जो है एक कैरेक्टर एक ही बाइट कंज्यूम करता है, तो रीमा हो गया हम लोग का कितना, यहाँ 5 हो गया। और याद रखना है कि /n हो या /0 हो, जिसको नल कहते हैं, या /ये हो या /t हो, ये हमेशा एक ही बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो 5 इधर हो गया और नल ये जो /n है उसके लिए एक हो गया, तो कितना हो गया 6, और एक जो लास्ट में ख़त्म होता है नल से, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 7 होगा इसका आंसर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, कह रहा है कि इज आर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? HTML है, सी लैंग्वेज है, पाइथन है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दीज। इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो हम लोग सामने आ रहा है वो कहता है कि वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। जब भी C++ को प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो किस फंक्शन से स्टार्ट होता है? ठीक है। वॉइड, एक सुनो, वॉइड जो है एक कोई फंक्शन का नाम नहीं है, वॉइड एक डाटा टाइप है, याद रखना है। वॉइड क्या है? एक डाटा टाइप है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो फंक्शन हम खुद से बनाते हैं, जैसे सपोज के लिए हम यहाँ बना दिए XYZ एक फंक्शन बना दिए, तो इस XYZ तो मेरा अपना काम का फंक्शन है, तो इस यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है, होता कहाँ से है? B नंबर से, मेन फंक्शन से। ठीक है। चलो अगला कहता है सिंटेक्स एरर क्या होता है? तो सिंटेक्स एरर का मतलब होता है जब हम लोग C++ के का जो रूल्स होता है उस रूल्स में अगर कुछ मिस्टेक करते हैं कोडिंग करने के समय, तो उसी को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा हम लोग का वो 20 का ये नंबर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ये वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? देखो थोड़ा ध्यान में इसको यहाँ रखना है कि एक पॉइंटर हम लोग को पढ़ना था, C++ चैप्टर है हम लोग का जिसका नाम क्या है? पॉइंटर। तो पॉइंटर के बारे में याद रखना, पॉइंटर जो है वो क्या करता है? एक तरह का एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। और जब पॉइंटर को डिफाइन करते हैं तो देखो जैसे लोग डिफाइन जब करते हैं, जैसे इंट में x लिखें तो x एक हो गया जनरल वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर हम इस इंट में ऐसे लिखते हैं $y, तो ये पॉइंटर को जो डिफाइन करते हुए तुमको कभी एग्जाम पूछ सकता है कि पॉइंटर को डिफाइन जो लोग करते हो कैसे करते हैं? तो जब कोई वेरिएबल का जब नाम होता है उसके जब पहले लगा देते हैं स्टार, तो बन जाता है पॉइंटर वेरिएबल। तब पॉइंटर क्या करेगा? किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है। इसलिए इसका जो परफेक्ट जो आंसर क्या होगा हम लोग का? 21 का पॉइंटर होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आ रहा है हमारे सामने, ये कहता है कि इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद में, प्रत्येक लाइन जो खत्म होता है हम लोग का वो किससे होता है? सेमीकोलन से। तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो सब जान रहे होंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन जो हम लोग सामने आ रहा है कहता है लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 23 क्या होगा? C नंबर लॉजिकल ऑपरेटर है ये। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है कि द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलोज द रूल। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर जो होता है वो कौन सा नियम को, रूल को फॉलो करता है ना? तो इसका जो होगा हम लोग का परफेक्ट आंसर वो क्या होगा हम लोग का? चेंज देन यूज। मैंने प्रीफिक्स कहता है कि पहले हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। ठीक है। मतलब देखो थोड़ा सा याद रखना, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। और यूनरी जो ऑपरेटर जो होता है, यूनरी याद रखना कि C++ में जो ऑपरेटर होता है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं यूनरी, दूसरा को हम लोग बोलते हैं बाइनरी। ठीक है। और जो तीसरा जो है उसको क्या बोलते हैं लोग? टर्नरी। क्या से बोलते हैं? टर्नरी। तो यूनरी ऑपरेटर उसको कहते हैं कि जब कोई ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेंड को ही लेके काम करता है, सिंगल ऑपरेंड को लेकर काम करता है, उसको कहते हैं लोग यूनरी। और वैसा ऑपरेटर जो 2 को लेकर काम करता है, 2 ऑपरेंड को लेकर काम करता है, बोलते हैं उसको बाइनरी। और टर्नरी मतलब होता है जो 3 को ऑपरेंड लेकर काम करता है उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है उसको रखा गया किस कैटेगरी में? यूनरी ऑपरेटर में। और इसका प्रायोरिटी जो होता है सबसे पहले होता है, सभी ऑपरेटर में से पहले काम होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, याद रखना हम लोग को। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को 2 भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट और एक को बोलते हैं क्या? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट जो होता है ये कहता है कि पहले हम बढ़ेंगे, पहले का प्री में क्या होता है? पहले, पूर्व, पहले बढ़ेंगे तब काम करेंगे। ये पोस्ट कहता है नहीं, पहले हम काम करेंगे तब बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन तुमको पूछा गया है वो पूछा गया है प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, किस नियम को फॉलो करता है? तो पहले बदलाव करेगा, चेंज करेगा, देन यूज। वही अगर प्रीफिक्स की जगह पर अगर यहाँ रहता कि हम लोग का पोस्ट रहता तो क्या होता है? यूज देन चेंज। पहले यूज करेगा तब वो चेंज करेगा। ठीक है।
चलो इसका हम क्लास इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक बहुत अच्छा से इसका वीडियो हम बना करके अपने यूट्यूब चैनल जो डिजी पार्क इन्फोटेक है इसमें हम क्या किए अपलोड किए हुए हैं। वहाँ जा कर के आप लोग इसको अच्छा से पढ़ के समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इन C++ सीन एंड सी आउट आर द प्री डिफाइंड स्ट्रीम। मतलब देखो सीन और सी आउट जो है ना, ये जो है हम लोग का या एक क्या है, सो क्वेश्चन कर रहा है ये कोई ऑपरेटर नहीं है, फंक्शन नहीं, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का आता है, यहाँ बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग str_cat का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। तो str_cat क्या कहता है, दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये कंपेयर नहीं करता, ये जोड़ने का काम करता है। इसको बोलते हैं लोग कॉनकेटिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए 26 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। और याद रखना str_cat जो है ये जो एक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, ये लाइब्रेरी फंक्शंस है जो string.h नाम का हेडर फाइल में स्टोर होता है। तो जब भी कोई strlen हो गया, strcat हो गया, strcmp हो गया, ठीक है, तो ये सब सारा जो हम लोग फंक्शंस है वो इसी में इंक्लूड रहता है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के सामने वो है, देखो 27 नंबर का, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, वेरिएबल का जो हम लोग नाम लिखते हैं, कोई नामांकन जो करते हैं, उसके बारे में कौन सा जो वो सही है, सो हम लोग यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखना वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। तो हम सभी किसी वेरिएबल का नाम को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट्स, वेरिएबल में ज़रूरी है कि डिजिट होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल नेम मस्ट हैव द वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, और कीवर्ड कैन नॉट बी ये वेरिएबल, और कोई वेरिएबल का नाम का कीवर्ड भी हम लोग का नहीं हो सकता। तो वही यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट जो यहाँ हम लोग तीन, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर नॉट होना चाहिए। ठीक है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन गलत, यहाँ वही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट जो है वो कौन है हम लोग का, सी नंबर है। बाकी बात ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग सामने आ रहा है वो है, देखो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। प्रोग्राम का जो एक्सिक्यूशन जो होता है कहाँ शुरू करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं हम लोग, तो याद रखना कहाँ से, वॉइड मेन फंक्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि इन C++ array इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। तो array का इंडेक्स जब भी स्टार्ट होता है कहाँ शुरू होता है हम लोग का, 0 से, इसको भी ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोग के सामने, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम टाइप इज कॉल्ड। देखो वैसा टाइप जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, सेम टाइप का वैल्यू को सब रखते हैं, तो उसको यहाँ क्या बोलते हैं, array बोलते हैं, याद रखना हम लोग को। चलो अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कैन एन array हैव। array में किस टाइप का वैल्यू को रख सकते हैं। तो जो सिंगल जो array हम लोग का जो है 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है, तो जो हम array में पहले का लिख दिए, जैसे देखो array का जो हम लोग डिफिनेशन जो करते हैं जैसे देखो इंट array का साइज दिए मान लो 10। ठीक है, इसका मतलब क्या, वही जो array है इसमें मात्र हम लोग 10 एलिमेंट ही रख सकते हैं, लेकिन हर हाल में सभी एलिमेंट इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो जो हम यहाँ डिफाइन कर देंगे वही डाटा को हम उसमें रख सकते हैं, हम उस दूसरा टाइप डाटा को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 31 का डी नंबर होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है देखो, कर द एलिमेंट ऑफ एन डायमेंशनल array इज एक्सेसिबल एज। मतलब 1 डायमेंशनल जो एलिमेंट हम रखते हैं वो कैसे तुम एक्सेस कर सकते हो, सिक्वेंसली, रैंडमली या बोथ। तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई array है, सपोज के लिए एक एग्जांपल देखो, ये array है, array में अगर हम कोई एलिमेंट को रख दिए 5, 15, 1 और 3, तो हम अगर डायरेक्टली अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका जो इंडेक्स जो है उस इंडेक्स को उठा लेंगे, क्योंकि array का इंडेक्स कहाँ से होता है, 0 से, 0, 1, 2 और 3। तो 2 वाले इंडेक्स को हमको अगर देखना हो तो हम डायरेक्ट इसी को देख लेंगे। तो हम रैंडमली भी यूज़ कर सकते हैं और सिक्वेंसली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला आंसर कह रहा है कि
कौन सा जो फंक्शन है जो एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने का काम करे, तो एबीएस फंक्शंस होगा हम लोग का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ट्रांसलेटर है जो हमारे मशीन असेंबली लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट कर दे, क्या होगा, असेंबलर। चलो अगला क्वेश्चन जो देखो है, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। याद रखना, जब हम कोई ओएस को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में, किसी अपने कंप्यूटर में ओएस को, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट जब करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको बूटिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना, बूटिंग, बूट करना, सिस्टम को स्टार्ट करना। ठीक है, विच वन ऑफ द अन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है हम लोग का, वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो ज़्यादा पॉपुलर होता है एज कम्पेयर इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा में। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा हम लोग का, डॉटमेटिक्स प्रिंटर होगा। पॉइंटिंग डिवाइस एमंग, तो पॉइंटिंग डिवाइस दो तो है ही है हम लोग का। ठीक है, एक को बोलते हैं माउस, दूसरा क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, जॉयस्टिक होगा यहाँ पर। और ये जो है B2F जो हम लोग का है, इसको देखो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं। ये जो दिया हुआ है ये हेक्सा में दिया हुआ है, हमको निकालना किस में, बाइनरी ऑक्टल में निकालना है। तो याद रखना, यदि हेक्सा से हमको ऑक्टल में निकालना रहेगा तो हेक्सा जो हम लोग का डिजिट है, प्रत्येक बीट का 4 बीट में पे लगाएंगे। तो अभी हम बताए थे कि जो बाइनरी नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है, 1 2 4 और 8, फिर 16, फिर 32, इस प्रकार से राइट टू लेफ्ट चलते हैं। और दूसरी बात में जो यहाँ देखो दिया हुआ तेरा सबसे पहले बी, तब बी जो है वो किसके बराबर में है, तो ये 11 के बराबर में है। तो 8 4 8 और 2 10 11 हुआ। तो बी का जो हो जाएगा 1 1, ठीक है, 0 और 1। और 2 का अगर निकाला, 2 यहाँ पर है तो 0 0 1 0। उसके बाद क्या लोग का एफ किसके बराबर में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग 15 के बराबर, मतलब 8 4 12 13 14 और 1 क्या होगा 15, 1 1 1 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या किए, 4 बिट का तो पेयर निकाल दिए। इसके लिए डेसिमल हेक्सा के लिए हमको निकालना किस में, ऑक्टल में। तो ऑक्टल लाने के क्या करेंगे, अब 3 का पेयर लगाएंगे हम लोग उधर से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग 3 का पेयर लगाएंगे इधर से। देखो यहाँ से आते 3 का पेयर लग गया, यहाँ से आता 3 का लग गया, यहाँ से यहाँ तक 3 का लग गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 का लग गया। तो ये अब यहाँ हम लोग 3 ही बिट देखेंगे, 1 2 4, मतलब इसको 8 को नहीं देखना हम लोग को अब, है ना। तो यहाँ से अब देख लो 1 1 0, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, 1 0 0 तो हो जाएगा इस 4 के बराबर में। फिर है 1 0 1, ये हो जाएगा 5 के बराबर में। और 1 1 1 ये हो जाएगा हम लोग का 7 के बराबर, 4 2 6 1 7। तो आंसर जो हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 6 4 5 7। तो 6 4 5 7 ऑप्शन में कहीं है नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, वो डी नंबर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग हेक्सा किस में निकालते हैं, ऑक्टल में। अगला जो क्वेश्चन है वो DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना हम लोग को। और 2's कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी नंबर को जो कैलकुलेट करते हैं उसमें से एक 1 बाइनरी नंबर को जोड़ देंगे तो वो हम लोग का निकल जाएगा हम लोग का उसका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से जो है हम लोग सारा का आंसर भी देख लिए, और लास्ट में देखो सबका आंसर भी हम दे दिए हैं, ताकि आप लोग एक बार इसको मिला करके देख भी सकते हैं। सारा वीडियो को पॉज करके नीचे ला करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला ये जो फर्स्ट सेट हम क्वेश्चन दिए हैं, अगला सेट जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को वो हम फिर से देंगे। तब तक आप लोग सब रिवाइज करते रहें। थैंक यू।